नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। भारतीय राजनीति में पप्पुओं की संख्या बढ़ रही है। अब आप कहेंगे कि ये अचानक ये बात क्यों आ गई है। उसकी वजह है, उसकी एक ही वजह है, वो है वंशवाद की राजनीति का बढ़ता प्रभाव। जिस तरह से लगातार अलग अलग राजनीतिक परिवारों के बच्चे सामने आ रहे हैं, उनकी सबसे बड़ी योग्यता है उनका वंशवादी होना, उनका किसी बड़े नेता का पुत्र होना, पुत्री होना या उनके परिवार का सदस्य होना। बिना योग्यता के जब केवल वंशवाद के आधार पर आप बड़ा पद पा जाते हैं, बड़े पद पर पहुंच जाते हैं, तो फिर आपसे अपेक्षा की जाने लगती है कि आप कुछ समझदारी की बात करेंगे, आप कुछ ऐसी बातें करेंगे जो तथ्यात्मक रूप से सही हों, जो देश और समाज के हित की हों, या कम से कम इतनी ऐसी बात तो करेंगे जिससे ये पता चले कि आप में राजनीतिक समझ है। राजनीति का बेसिक अगर आपको पता नहीं है, राजनीति की मूल जानकारी आपको नहीं है, तो फिर आप राजनीति में रहने के योग्य नहीं हैं। लेकिन ये योग्यता से तो तय होता नहीं, ये तो तय होता है आपके बर्थ सर्टिफिकेट से या फिर मैरिज सर्टिफिकेट से। तो इन दोनों सर्टिफिकेट्स के आधार पर जिन लोगों की योग्यता तय होती है, उनसे बहुत ज़्यादा अपेक्षा नहीं की जानी चाहिए। आज मैं बात कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की। मुलायम सिंह यादव के पुत्र हैं और 5 साल तक उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उनसे गंभीर बात की अपेक्षा की जाती है, लेकिन अक्सर ये देखा गया है कि जिस तरह की बातें करते हैं, जिस तरह की राजनीति करते हैं, जब वो राजनीति में आए थे तब उन्होंने बड़ी उम्मीद जगाई थी कि एक पढ़ा लिखा नवयुवक राजनीति में आया है और वो अपनी ही पार्टी की राजनीतिक संस्कृति को बदलना चाहता है। जब उन्होंने डीपी यादव का टिकट कटवाया था, वो दिन और आज का दिन अखिलेश यादव में कोई परिवर्तन दिखाई नहीं दिया। वो उसी नक्शे कदम पर चले, उसी तरह की राजनीति की जिस तरह से उनके पिता ने की थी, बल्कि उनके पिता को ज़मीनी राजनीतिक हकीकत की समझ थी, अखिलेश यादव में वो भी नहीं है। उनके 2 ताज़ा बयानों का आज जिक्र करूँगा। एक आज का है, एक 31 जनवरी का है। तो पहले 31 जनवरी के बयान की बात करते हैं, फिर आज के बयान की बात करते हैं। 31 जनवरी को रात में उनका अगर आप एक्स हैंडल देखेंगे, जो पहले ट्विटर कहलाता था, तो उस पर अंग्रेज़ी में ट्वीट किया गया है। मुझे याद नहीं है कि अखिलेश यादव ने कभी अंग्रेज़ी में ट्वीट किया हो। और मुद्दा क्या था, आपको याद है कि 31 जनवरी को बनारस की जिला अदालत ने व्यास जी के तहखाने में पूजा अर्चना की इजाज़त दे दी थी। जो फैसला आया था उसमें कहा था कि यहाँ 7 दिन के अंदर पूजा अर्चना की व्यवस्था होनी चाहिए। और योगी आदित्यनाथ की सरकार ने 7 दिन इंतज़ार करने की बजाय उसी दिन इसकी व्यवस्था कर दी। उसी दिन रात में 1 बजे पुजारी पहुँचे और वहाँ पूजा अर्चना शुरू हुई। सुबह 4 बजे व्यासपीठ की महिलाएं पहुँची और उन्होंने पूजा अर्चना की। अखिलेश यादव को एतराज़ क्या था, अब आप अंदाज़ा लगाइए। उनको एतराज़ ये था कि जब अदालत ने 7 दिन का समय दिया था तो इतनी जल्दी क्या थी, आज ही इसको करने की क्या ज़रूरत थी। अब उनको तो चोट लगना बड़ा स्वाभाविक है, क्योंकि यहाँ पर पूजा अर्चना बंद करवाने वाले उनके पिता मुलायम सिंह यादव थे। कारसेवकों पर गोली चलवाने वाले उनके पिता मुलायम सिंह यादव थे। तो राम मंदिर से जुड़ा हो, काशी मथुरा अयोध्या से जुड़ा कोई मुद्दा हो, उनके लिए बड़ा संवेदनशील मुद्दा है। उनके लिए उनके परिवार का मुद्दा है कि राजनीतिक रूप से जो स्टैंड उनके पिता ने लिया, उनको लगता है कि वही स्टैंड उनके लिए लेना अब भी सही होगा। उनको कोई अंदाज़ा ही नहीं है कि परिस्थिति कितनी बदल चुकी है, जनमानस में कितना बड़ा परिवर्तन आ चुका है, इसका अखिलेश यादव को कोई अंदाज़ा नहीं है। अगर उनको लेश मात्र भी अंदाज़ा होता, अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के बाद, उस अनुष्ठान के बाद देश भर में और दुनिया भर में जो माहौल बना है उसका उन्हें ज़रा भी एहसास होता, तो वो इस तरह का ट्वीट न करते। लेकिन अखिलेश यादव तो अखिलेश यादव हैं, वो अपनी समझ से कम और दूसरों की सलाह पर ज़्यादा इस तरह का काम करते हैं। उसी का नतीजा है इस तरह का ट्वीट। और दूसरा बयान उन्होंने राजनीतिक दिया।
वो सुनकर पढ़कर समझ में नहीं आता कि आप हंसें या अपना सर धुन लें। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में अपने सारे सांसदों के टिकट काटने जा रही है, तो उनको अपनी पार्टी के बारे में पता नहीं है। अखिलेश यादव आज की तारीख में दावे के साथ ये नहीं बताने की स्थिति में है कि उनकी पार्टी समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उनकी हालत ये है, विधानसभा चुनाव की बात छोड़ दीजिए, केवल लोकसभा चुनाव की बात कीजिए। 2014 में 5 सीटें आई थी जब उनके पिता भी जीवित थे, उसमें 5 में से एक उनके पिता की सीट आजमगढ़ की थी। और उसके बाद 2019 में फिर उनके पिता उस समय तक राजनीतिक रूप से सक्रिय थे और वो मैनपुरी से चुनाव लड़े, 1 सीट उनकी थी। कुल मिलाकर सिर्फ 5 सीटें आईं। 5 सीटें तब आईं जब मायावती की बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन था। तो गठबंधन के बिना भी 5 आईं, गठबंधन के साथ भी सिर्फ 5 सीटें आईं। और उन 5 सीटों में जो 2019 में जीते थे, उन 5 में से 2 सीटें बाई इलेक्शन में समाजवादी पार्टी हार चुकी है। आजमगढ़ और रामपुर दोनों सीटें लोकसभा की भारतीय जनता पार्टी जीती है। उस पार्टी का नेता इस तरह का दावा करे, लेकिन अभी रुक जाइए, इतने पर ही आप कोई निष्कर्ष मत निकालिए। उनकी अगली बात भी सुन लीजिए, 2 बातें और उनकी सुनिए। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का कोई सांसद अपने चुनाव क्षेत्र में जाता नहीं और कोई सांसद जीतने वाला नहीं है। लेकिन उससे और मेरी नज़र में सबसे बड़ी बात जो कही कि उन्होंने कहा सब टिकट तो काटने वाले हैं, एक टिकट को छोड़कर, नाम नहीं लिया, कहा एक टिकट को छोड़कर। लेकिन वो एक टिकट वाले भी जो है वो दूसरे राज्यों में एक सेफ सीट की तलाश में है। जाहिर है उनका इशारा बनारस की ओर, वाराणसी की ओर था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनाव क्षेत्र पर। अब ये जिसको बहुत मामूली सी भी राजनीति की समझ हो, वो ये बात बंद कमरे में भी बोलने से डरेगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से अपने को असुरक्षित समझ रहे हैं। ये बात कोई काशी धाम बनने, उसके अलावा जो है अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद करे, ज्ञानवापी में पूजा अर्चना शुरू होने के बाद करे, तो ज़रूर उसकी राजनीतिक समझ पर सवाल उठाया जा सकता है। लखनऊ के कॉफ़ी हाउस में, अलग अलग शहरों में कॉफ़ी हाउस हैं, हर जगह के कॉफ़ी हाउस में कुछ शब्द होते हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है। लखनऊ के कॉफ़ी हाउस में एक शब्द बड़ा प्रचलित है, जब इस तरह की कोई बात करता है तो उसको कहा जाता है कि ये चंडू खाने की बातें मत करो। तो अखिलेश यादव की बात बिल्कुल चंडू खाने की बात है, जिसका चंडू खाने की बात मतलब जिसका ना कोई सर हो ना कोई पैर हो, जिसका कोई आधार ना हो, जो काल्पनिक भी कहना जिसके लिए मुश्किल हो, क्योंकि आप कल्पना करते हैं तो किसी तर्क के आधार पर, ये इसको काल्पनिक भी नहीं कहा जा सकता। तो अखिलेश यादव को लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस में अपने को सुरक्षित नहीं महसूस कर रहे हैं। और मैं कह रहा हूं कि इस देश में सिर्फ 2 नेता हैं जिनका लोकसभा चुनाव जीतना उतना ही निश्चित है जितना सूरज का पूरब से उगना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इन दोनों को कभी सुरक्षित सीट की तलाश करने की ज़रूरत नहीं है। भाजपा में और नेता हैं, और भी नेता हैं, लेकिन इन 2 नेताओं के बारे में चूंकि उत्तर प्रदेश की बात हो रही है तो कह रहा हूँ, इसलिए मैं उत्तर प्रदेश तक ही सीमित रख रहा हूँ। उत्तर प्रदेश के इन 2 नेताओं के लिए सुरक्षित सीट की तलाश करने की कभी अपने राजनीतिक जीवन में न ज़रूरत पड़ी है न कभी पड़ेगी। ये बेसिक बात अगर अखिलेश यादव की समझ में नहीं आती है तो उनको समझाना बड़ा कठिन काम है। अब आप देखिए कि उन्होंने 7 सीटें आरएलडी के लिए छोड़ दी हैं, लेकिन अभी तक वो ये तय नहीं कर पाए हैं कि वो 7 सीटें कौन होंगी। और उससे बड़ी बात मैं कह रहा हूँ, उनको ये भी पता नहीं है कि जयंत चौधरी चुनाव तक उनके साथ रहेंगे या नहीं। जिनको वो 7 सीटें दे रहे हैं वो कौन सी सीटें होंगी ये तय नहीं कर पाए। कहा यह जा रहा है कि कैंडिडेट समाजवादी पार्टी के होंगे और चुनाव चिन्ह जो है आरएलडी का होगा। इसके बारे में आरएलडी की ओर से कोई औपचारिक बयान नहीं आया है। इन 7 सीटों के बारे में भी कोई बयान नहीं आया है। 11 सीटें उन्होंने कांग्रेस पार्टी के लिए छोड़ दी है। कांग्रेस पार्टी 20 सीटें मांग रही है। कांग्रेस पार्टी कह रही कि ये एक तरफा ऐलान है, बातचीत में ऐसी कोई संख्या तय ही नहीं हुई।
तो जिसको अपनी पार्टी, जिसको अपने गठबंधन में क्या चल रहा है इसकी जानकारी ना हो, उसको ये जानकारी है कि भारतीय जनता पार्टी में कितने टिकट कट रहे हैं और कितने बच रहे हैं। उनको मालूम नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो पूरा का पूरा मंत्रिमंडल बदल देती है, जो पूरा का पूरा टिकट काट देती है और फिर जीत कर आती है। छत्तीसगढ़ में पिछले चुनाव में जो 9 सीटें जीती थी, उसके अलावा जो हारी थी, दोनों सबके कैंडिडेट बदल दिए और फिर 9 सीट जीत कर आ गए। इसी तरह से गुजरात में पूरा मंत्रिमंडल मुख्यमंत्री सहित बदल दिया। ये क्षमता सिर्फ आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी में है। अखिलेश यादव जो अपराधियों को संरक्षण देते रहे हैं, आतंकवाद के आरोपियों को जिनकी पार्टी संरक्षण देती रही है और उनसे राजनीतिक और दूसरे तरह के लाभ उठाती रही है, वो इस तरह की राजनीति की बात नहीं समझ सकते। बीजेपी में टिकट कटेगा या बचेगा इसका फैसला कोई एक व्यक्ति नहीं करता। उनको मालूम नहीं है, क्योंकि उनके यहाँ पार्टी अध्यक्ष बदलता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में पार्टी अध्यक्ष बदलते रहते हैं, चाहे प्रदेश के स्तर पर हो और चाहे राष्ट्रीय स्तर पर हो। अखिलेश यादव के लिए तो वो जन्मजात पद है कि उनके पिता अध्यक्ष थे, अब वो जब तक राजनीति में रहेंगे वो अध्यक्ष रहेंगे और कोई तो अध्यक्ष बनने के बारे में सोच भी नहीं सकता। लेकिन ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा नहीं सोच सकते हैं। उनको मालूम है कि पार्टी में परिवर्तन होगा, बदलाव होगा, और पार्टी में परिवर्तन और बदलाव किसी एक व्यक्ति की इच्छा से नहीं होता। संगठन का एक ढांचा है, संगठन का काम करने का एक तरीका है, उसके आधार पर होता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का फीडबैक होता है, संगठन का फीडबैक होता है, पार्टी के दूसरे नेताओं का फीडबैक होता है, स्थानीय फीडबैक होता है, उसके अलावा सर्वे के आधार पर फीडबैक लेती है पार्टी, और फिर पार्लियामेंट्री बोर्ड और इलेक्शन कमेटी में विचार होता है, तब टिकट देने किसी को या न देने का फैसला होता है। वो एक व्यक्ति की मर्जी से नहीं होता है। तो भारतीय जनता पार्टी एक व्यक्ति की मर्जी से चलने वाली पार्टी नहीं है। उसके विरोधी कुछ भी कहते रहे, और ख़ास तौर से जो वंशवादी पार्टी के नेता हैं उनको तो इस बारे में बोलना भी नहीं चाहिए। उनको बोलते हुए थोड़ा संकोच होना चाहिए। लेकिन अखिलेश यादव मुझे लगता है कि भारतीय राजनीति के नए पप्पू बनने की दौड़ में बहुत तेज़ी से लगे हुए हैं। उनको लग रहा है कि वो पिछड़ न जाए। वो लगातार इस तरह की बातें कर रहे हैं जिसका कोई सरपैर ना हो, जिसका कोई आधार ना हो, जो राजनीतिक रूप से हास्यास्पद लगे, ऐसी बातें वो लगातार बोल रहे हैं। और उनको लग रहा है कि वो बहुत बुद्धिमत्तापूर्ण और बहुत समझदारी की बात कर रहे हैं। उनको अभी पता नहीं है कि इंडी अलायंस में उनकी पार्टी की स्थिति क्या है। वो चुनाव तक उस गठबंधन में बने रहेंगे या नहीं बने रहेंगे। कांग्रेस के साथ सीटों का तालमेल होगा या नहीं होगा, होगा तो कितनी सीटों पर होगा। यही कोशिश की थी 2019 में। उनको लगा था कि बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन करके उन्होंने बहुत बड़ा तीर मार लिया है और उत्तर प्रदेश की पूरी राजनीति बदल जाएगी। बदल तो गई, लेकिन भाजपा के लिए। गठबंधन के बावजूद भाजपा 62+2 64 यानी 64 लोकसभा सीटें जीत गई 80 में से, और अखिलेश यादव की पार्टी 5 की 5 पर रह गई गठबंधन के बावजूद। और इस बार जो 2024 में जो परिस्थिति बन रही है उसमें उसकी संख्या बढ़ने की ही उम्मीद है। जिन 16 सीटों पर 2019 में उत्तर प्रदेश में पार्टी हार गई थी, उन पर 1.5 साल से पार्टी काम कर रही है और बूथ लेवल पे काम कर रही है कि किस बूथ से हारे, कितने वोट से हारे, क्यों हारे, उसको सुधारने का काम हो रहा है। उसका असर दिखाई दिया 2 बाई इलेक्शंस पे, रामपुर और आजमगढ़ में। दोनों बाई इलेक्शन में दोनों सीटें बीजेपी जीत गई, जो समाजवादी पार्टी का गढ़ हुआ करता था। रामपुर से मोहम्मद आजम खान सांसद थे और आजमगढ़ से खुद अखिलेश यादव सांसद थे। विधानसभा में चुने जाने के बाद इस्तीफा दिया था उन्होंने। इसके अलावा देश भर में 164 सीटें बीजेपी ने चिन्हित की, जिनमें वो हार गई थी पिछले चुनाव में। 1.5-2 साल से इन 164 सीटों पर केंद्रीय मंत्री प्रभारी के रूप में काम कर रहे हैं। हर केंद्रीय मंत्री को 2 या 3 सीटें दी गई हैं, जहां वो जाकर 2 रात बिताते हैं,
कार्यकर्ताओं से, संगठन के लोगों से, आम लोगों से मिलते हैं, उनकी शिकायतें सुनते हैं, उनको दूर करने की कोशिश करते हैं। इस तरह से, इस व्यवस्थित तरीके से कोई पार्टी काम नहीं कर रही। अब उनमें से बीजेपी कितनी जीतेगी नहीं जीतेगी ये तो बाद की बात है। बात असली होती है कि चुनाव से पहले या परीक्षा से पहले तैयारी या चुनाव से पहले प्रयास। तो भारतीय जनता पार्टी जिस तरह का प्रयास कर रही है, जिस तरह की तैयारी कर रही है, अखिलेश यादव बताएं कि उनकी पार्टी ने क्या किया है। 80 में से 75 सीटें उनकी पार्टी हार गई और 2 बाई इलेक्शन में हार गई। तो 77 सीटें हारने वाली पार्टी 80 में से आखिर उसने इतने सालों में क्या तैयारी की, इन सीटों को जीतने के लिए क्या तैयारी की। और आप देखते रहिए आने वाले हफ्ते 10 दिन में ये जो 16 सीटें हैं और कुल मिलाकर देश भर की 164 सीटें हैं, उन पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों की घोषणा हो जाएगी। अखिलेश यादव ने अपनी पार्टी के 16 उम्मीदवारों की उत्तर प्रदेश में घोषणा की, उसमें उनके सब परिवार के जन थे। परिवार के जितने लोग चुनाव लड़ने वाले थे उन सबको टिकट मिल चुका है। कार्यकर्ता अभी नेता की ओर टकटकी लगाए बैठा है कि उसका नंबर कब आएगा। ये फर्क है राजनीतिक संस्कृति में दोनों पार्टियों की। अखिलेश यादव को लगातार 4 चुनाव 2014, 2017, 2019 और 2022 हारने के बाद समझ में नहीं आया है कि उनको अपनी राजनीति को किस तरह से फिर से शुरू करना चाहिए। उनकी राजनीति की रणनीति क्या होनी चाहिए, बीजेपी जैसी पार्टी से लड़ने के लिए किस तरह की योजना होनी चाहिए। लेकिन बयान देने में उनको कोई संकोच नहीं है। वो ये सोचते भी नहीं कि उनके बयान पर लोग हंसते हैं या गंभीरता से सुनने की भी कोशिश करते हैं। तो भारतीय राजनीति के सबसे नए पप्पू बनकर उभर रहे हैं अखिलेश यादव। हालांकि मैं किसी राजनेता के लिए इस तरह के शब्द का इस्तेमाल करना अच्छा नहीं मानता हूं, लेकिन इसके बावजूद जो सच्चाई है उससे मुंह भी नहीं मोड़ा जा सकता। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।